अध्याय 5 देख रहे हैं। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। शुरुआत यहां से होती है कि शंकरन ये जब सुबह उठते हैं तब ये देखते हैं कि इनके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। अब ये सोचते हैं कि ये वोट डालने क्यों जा रहे हैं, या ये जल्दी क्यों पहुंचना चाहते हैं, या इस चीज के लिए वोट डालने के लिए इतने उत्साहित क्यों हैं। तो नाना जी कहते हैं, बेटा, हम अपने शासकों को चुनने जा रहे हैं, इलेक्ट करने जा रहे हैं। जो राजा या जो शासक हमें राज करेंगे, हम उन्हें चुनने जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि कुछ लोग शासक कैसे बन गए। शासक वो होते हैं जो जनता पे, लोगों पे शासन करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, शासन प्रशासन। तो बहुत सारे लोग पहले हमने देखा कि कैसे शासक बने, क्योंकि राजा उस समय हुआ करते थे, लेकिन वो राजा राजा नहीं थे। जैसे सरदार होते हैं कबीलों के, इलाकों के, वैसे थे। कई ऐसे हमें एग्जाम्पल मिले हैं कि राजा जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते होंगे। लेकिन अगर हम 3000 साल पहले जाएं तो हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण ये है कि बड़े बड़े यज्ञ हुए, बड़े बड़े इस तरीके से यज्ञ हुए जैसे कोई एक इंसान है, ये कहीं का बाहुबली कह सकते हैं, या कोई कहीं का लीडर हो, या जो भी ये हो, इसने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ पहले मैं आपको बता दूं चित्रों से, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ये मैं इलाका दिखा रहा हूं आपको उत्तराखंड का। ये सारे इलाकों में जो जो आप देख रहे हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, यहां सब जगह अश्वमेध यज्ञ हुए हैं। इसमें खास बात यह है कि यहां पर एक घोड़ा है। यहां एक घोड़ा है जिसके ऊपर कोई भी बैठा नहीं है, केवल ये एक इंडिकेशन है, साइन है। तो ये जो बड़ा आदमी है, या कहें जो राजा बनना चाहता है, वो क्या करता था? एक घोड़े को छोड़ देता था। इसके साथ इसके जो सेवक थे, या फिर इसके जो सेना में लोग थे, 2-4 लोग इस घोड़े के साथ रहते थे। अब ये घोड़ा कहीं भी जा सकता था, कहीं भी स्वतंत्र विचरण करने के लिए बिल्कुल ये फ्री था, इसको फ्रीडम थी। ये घोड़ा जहां जहां जाता था। अब मान लीजिए ये इधर पहुंचा तो यहां पर एक आदमी होगा जो उस जगह का लीडर होगा, यहां पहुंचा यहां का एक आदमी होगा लीडर, यहां का एक आदमी होगा जो लीडर होगा, तो घोड़ा यहां चला गया। इस तरीके से घोड़ा जहां जहां जाता था, वहां वहां के जो लीडर है, अगर इस घोड़े को पास होने देते थे, यानी इस घोड़े को रोकते नहीं थे, तो इसका मतलब यह है कि ये लोग इनकी गुलामी तो नहीं कहूंगा, लेकिन इनका शासन एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी आ जाए, ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो इस घोड़े को रोक देता था, तो इस आदमी से लड़ाई करनी पड़ती थी, और इनमें जो जीतता था वो रोज राजा कहलाता था। क्लियर हो गया कि एक घोड़ा जहां जहां जाता है, जिसने जिसने पास होने दिया, वो सब इनकी शरण में आ जाते थे, इनको राजा मानने लगते थे। बाकी जिसने रोक दिया उसको तो लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर ये जीत गए तो ये राजा, ये जीत गए तो ये राजा। ठीक। तो यहां पर होता यह था कि जब ये, मान लीजिए ये जीत गए और इन तीनों ने नहीं रोका, उसके बाद यज्ञ होते थे, आहुति दी जाती थी। और यहां पर एक बहुत बड़ा, जैसे एक कहें कि सिंहासन, ऐसे सिंहासन होता था। और यहां पर आप ये समझ लीजिए इस तरीके से, ये हाथ हो गए सिंहासन के, यहां पर राजा साहब जो है वो बैठा करते थे। और ये जो सिंहासन था, ये बाघ की खाल का, बाघ उसकी खाल के विशेष आसन पे इनको बिठाया जाता था, ये बता के कि भाई, या ये दर्शा के कि ये आदमी जो हैं ये यहाँ के राजा हैं, बड़े आदमी हैं। इनके जो सारथी हुआ करते थे, या फिर इनके साथ जो इनकी चेरियट या घोड़ा गाड़ी चलाया करते होंगे, वो जो बंदा है या वो जो लोग हैं, वो यज्ञ जब हो रहा होता था, अब जब ये जीत जाते थे तो यज्ञ कराते थे। तो इस यज्ञ में ये सारे लोग जो यहां पर हार गए हैं, एक तरीके से हार ही तो गए, तो ये लोग यहां पहुंचते थे, इन सबको बुलाया जाता था, ये सब इनको आमंत्रित किया जाता था, ये सब पहुंचते थे उपहार लेके, गिफ्ट्स लेके। तो ये साहब बैठे रहते थे आराम से, और ये लोग केवल मूक दर्शक की तरह यहां पर प्रेजेंट होते थे, केवल मूक दर्शक की तरह ये सारे अश्वमेध यज्ञ, ये कहें यज्ञ देखते रहते थे। तो इस यज्ञ के अवसर पे, जैसे मैंने आपको बताया
कि जो इनके सारथी हुआ करते थे राजा के, ये गुणगान करते थे कि राजा इतने बड़े, राजा ने ये किया, राजा ने वो किया, मतलब उनकी कहानियां कहे शौर्य की कहानियां बखान किया करते थे। अब जो आमंत्रित राजा है, जैसे मैंने बताया, जैसे यहाँ पर जितने भी आमंत्रित राजा हैं वो केवल आके बैठा करते थे, उनका कोई काम तो था नहीं। हाँ, जो पुरोहित है उनका बड़ा काम था। जो पुरोहित यहाँ पर थे, प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वो पवित्र जल का छिड़काव करते थे, गंगा जल का छिड़काव करते थे, कई सारे अनुष्ठान करते थे, कई सारी पूजाएं, आराधना, अर्चनाएं यहाँ पर किया करते थे। अब एक और चीज इसमें है, एक वर्ण व्यवस्था थी, उस कारण से जो शूद्र लोग होते थे उन लोगों को इस धार्मिक अनुष्ठान में अलाउड नहीं था, शामिल नहीं किया जाता था। तो आपको जानना जरूर होगा कि यह वर्ण व्यवस्था होती क्या है। खास तौर पर अगर आप देखें, जो गंगा यमुना का क्षेत्र है, अब ऋग्वेद के बाद जो भी चीजें लिखी गई, ऋग्वेद के बाद जो भी चीज लिखी गई, क्योंकि ये वैदिक काल था और ये उसके बाद वैदिक के बाद का, तो इसको पोस्ट वैदिक या उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं, जिसमें सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है जो ऋग्वेद के बाद लिखे गए, तो इनको हम उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ। तो इसमें होता क्या था, इसमें क्या था, इसको लिखा इन्हीं ने था, पुरोहितों ने, पुजारियों ने, इन्हीं ने लिखा था और इन्होंने इसमें बताया था कैसे पूजा करनी है, कैसे अर्चना करनी है, कैसे अलग अलग नियम है जिनका पालन करना है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई थी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर अलग अलग श्रेणी में लोग डिवाइडेड थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो पुरोहित थे, प्रीस्ट, और जो योद्धा थे, जो एक तरीके से वॉरियर्स थे, वो तो वैभवशाली थे, उनको स्टेटस था समाज में। कृषक और जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स, और जो कृषि का काम किया करते थे, वो पैसे थे उनके पास। लेकिन अगर आप पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और जो भोजन संग्राहक हैं, उनकी बात करें तो बेचारे गरीब थे। तो वर्ण व्यवस्था जो यहां पर मैं आपको दर्शाना चाहूंगा, समाज में एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई और खास तौर पे इसमें कहा गया है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, पुरोहितों ने किया। इसका मतलब ये जो ब्राह्मण थे, जो आज आप देखते हैं पांडे, शुक्ला, तिवारी, उन्होंने एक वर्ण व्यवस्था तैयार की कि 4 भाग में डिवाइड कर दिया समाज को। पहला भाग कहलाया ब्राह्मण, जो ये थे पुरोहित, दूसरा भाग कहलाया क्षत्रिय, तीसरा भाग कहलाया वैश्य, और चौथा भाग कहलाया शूद्र। इससे भी नीचे एक और चीज बन गई जिसे दलित कहते हैं, जिनको हरिजन कहते हैं, जो अनटचेबल्स थे, यानी कि अछूत। ठीक है जी। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है मैं आपको बताता हूं। जो ब्राह्मण्स थे सबसे ऊपर, यहां पर आप चित्र भी देखते रहिए, ये जो ब्राह्मण्स थे ये पुजारी थे और ये एकेडमिशियन थे। एकेडमिशियन मतलब ये पढ़ते थे, पढ़ाते थे। क्षत्रिय जो है अपने क्षेत्र की रक्षा करते थे, वॉरियर थे, किंग थे, राजा जो थे वो क्षत्रिय थे। वैश्य की बात करें तो ये बिजनेस कम्युनिटी थी, यानी ये लोग व्यापार का काम करते थे, लेन देन, जैसे अग्रवाल हो गए, जो जिनको हम बनिया कहते हैं। यहां पर आपके शूद्र हो गए। शूद्र जो है इन तीनों लोगों को, इनको इनकी सेवा करने का काम शूद्रों का था, राइट। उसके नीचे हरिजन, दलित, जो बिल्कुल जिनको छुआ भी नहीं जाता था, जैसे गंदा पेशाब पखाना जो साफ करते थे अपने हाथों से। इसके अलावा गोबर और जो भी गंदगी है, जैसे कोई गाय मर जाए, भैंस मर जाए, उस गंदगी को उठाना इनके जिम्मे डाल दिया गया था। एक और चीज आपको इसमें जोड़ के बताना चाहूंगा कि अगर एक आदमी है और एक औरत है, और ये अगर ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, तो ये मान लिया गया था, पुरोहितों के अनुसार ये मान लिया गया था कि इनका जो बच्चा होगा या बच्ची होगी वो भी ब्राह्मण होगा। यानी अगर ये शूद्र है और ये शूद्र है तो इनका बच्चा भी शूद्र होगा, इस तरीके से मान लिया गया था। और अछूत लोग, जिनके जो अछूत वर्गों में उस समय कौन कौन आते थे, एक शिल्पकार आते थे, शिकारी आते थे और भोजन संग्राहक आते थे, कि भाई अगर ये यहाँ पर हैं, कोई पंडित जी हैं, तो यहाँ पर अगर अछूत आ गया तो फिर इनको देवा करके नहाना पड़ता था, और इसके साथ ही अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि अछूत मान लिया गया था, अपवित्र मान लिया गया था इनको, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप और मैं देखिए, आज का समाज है, हमको ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए। अब समाज बदल गया है, सब बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ठीक है जी। B.R. अम्बेडकर साहब ने भी ये समझाया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है। एक और चीज आपको बताता हूं, ऐसे नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वो लोग नहीं सोचते थे, हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल लोग सोचते थे। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि देखिए ऐसा, पहले तो राजाओं ने ही सोचा, राजाओं ने कहा अच्छा ऐसा कैसा हो गया भाई, हम राजा हैं और आप पुरोहित, आप हमसे बड़े कैसे हो गए। तो कई लोगों ने कहा कि भाई ये हमें वर्ण व्यवस्था स्वीकार नहीं है। राजा कहते थे कि हम बड़े हैं, पुरोहित या ब्राह्मण हमसे नीचे आने चाहिए। फिर जन्म के आधार पर जो वर्ण निर्धारण हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो शूद्र का बेटा है या फिर जो दलित का बेटा है वो दलित ही होगा।
फिर व्यवसाय के आधार पर जो भेदभाव किया गया कि भाई ये काम करता है, ये काम करता है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पर कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। मैंने आपको शायद बताया होगा कि जो ट्रक चलाने वाले हैं वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं वहां पे। तो यहाँ हमारे यहाँ ट्रक चलाने वालों को क्या समझा जाता है, कितनी मतलब बहुत अच्छी तरीके से नहीं माना जाता, बहुत अच्छा जॉब नहीं, जबकि वो भी एक काम है भैया। अगर वो ट्रक वाले नहीं होंगे तो कैसी जिंदगी चलेगी हमारी। कई लोगों ने सोचा कि जो अनुष्ठान कर जो सब किया जा रहा है इसमें सबका अधिकार होना चाहिए, चारों वर्णों का अधिकार होना चाहिए, मैं तो वर्ण व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। छुआछूत जो हो रहा है उसकी बहुत भर्त्सना की लोगों ने आलोचना की कि ना, ये जो छुआछूत का मामला है ना बिल्कुल गलत है, जैसे हम लोग कर रहे हैं। अब हम आते हैं, एक आपको पहले चित्र दिखाएंगे, उसके बाद हम यहां पर ले जाएंगे, या फिर पहले मैं बता देता हूं फिर चित्र पे ले जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जो महायज्ञ करने वाले जो राजा थे, अब ये राजा ना होकर, मतलब लोगों के राजा ना होकर जनपदों के राजा हो गए। अलग अलग जनपद, जनपद, जन मतलब लोग, पद मतलब जहां रहते हैं, जनपद के राजा हो गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ बता देता हूं, जहां पर जन यानी लोग बसते हैं, रहते हैं, जहां पर लोग रहते हैं उनके राजा हो गए। तो हमें कई एग्जाम्पल्स मिले हैं, मैं आपको कई बस्तियां बताऊंगा, इसमें से एक आध दिखा भी दूंगा। दिल्ली में जो पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है, आपको याद होगा रामायण वगैरह की बात और महाभारत की बात आपने ये जरूर नाम सुने होंगे। एटा के पास अतरंजी खेड़ा, कुछ चीजें दिखा दूं आपको चाहे आपको पता चले। हस्तिनापुर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर यहीं पे एटा है, और यहीं पर मैं आपको जो तीसरी जगह दिखाना चाह रहा हूं जो दिल्ली के पास ये पुराना किला है, दिल्ली यहां पर है। तो ये इलाके थोड़ा दिमाग में डाल लीजिए, मैं फिर बता देता हूं। दिल्ली के पास पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। यहां पर जब खुदाई हुई तो पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, यहां पर जानवर पाला करते थे जैसे गाय, भैंस, मवेशियां, और क्या उगाया करते थे, यहां पर उगाया करते थे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी यहां फसलें ये उगाया करते थे। अब इन बर्तनों के बारे में बताता हूं। लोग मिट्टी के बर्तन में खाना वाना बनाते थे। ये धूसर और लाल रंग के होते थे। धूसर मतलब होता है, आप समझ लीजिए धूल जैसा, धूसर, तो धूल जैसा या लाल मिट्टी जैसा। धूसर ब्राउन और लाल के बीच में समझ लीजिए, धूसर और लाल रंग, इसके ये बर्तन बनाया करते थे। इसको हम चित्रित धूसर पात्र इसलिए कहते हैं, नाम दिमाग में डाल लीजिए, चित्रित धूसर पात्र, चित्रित धूसर पात्र इसलिए क्योंकि इसमें चित्रकारी की गई है। चित्रकारी क्या है, सरल रेखाएं हैं या कुछ ज्योमेट्री के फिगर्स हैं, जैसे ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, इस तरीके की। तो ये जो है ज्यादातर जो हमें थालियां कटोरियां वहां से मिली हैं, सुंदर, बड़ी अच्छी, और बड़े ऐसे मौकों पर यूज हुआ करती थी जब कोई स्पेशल ओकेजन होता था। ये चारों मैंने वर्ण व्यवस्था तो बताई दी। ये तो खैर दलित लोग अपना नाम उन्होंने खुद ही रख लिया दलित, क्योंकि वो बहुत जमाने से जो ऊंची जात वाले हैं उनसे दबाए गए हैं। अब महाजनपद की बात करते हैं। देखिए, एक राजा जनपद का राजा हो गया, लेकिन मैं आपसे बताऊं 2500 साल पहले की बात करता हूं, यहां पर कुछ जनपद इतने पावरफुल हो गए कि वो महाजनपद कहलाने लगे। तो महाजनपद वो होते हैं, वो हुए जो वाकई में स्ट्रांग हो गए, बहुत जबरदस्त हो गए। तो अब जो ये महाजनपद है ना, इनकी बाकायदा राजधानी होती थी। तो ये जैसे मान लीजिए एक राजधानी इन्होंने बना ली, और इसके आसपास ये किलेबंदी कर दिया करते थे, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना दिया करते थे। ऐसी दीवारें बना दिया करते थे, लकड़ी, ईंट, पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें बना दिया करते थे। तो इससे होता क्या था, एक तो ये है कि भाई अगर आप बड़े राजा हो गए हैं या बड़ा क्षेत्र हो गया है, बड़ी राजधानी है, तो जो यहाँ पर सेना आएगी, जो दूसरे राजा की सेना आएगी, लड़ने आएगी, तो उसके लिए कोई ना कोई तो एक दीवार बना दे कि इतनी बड़ी दीवार कैसे क्रॉस कर पाओगे। इस कारण से यहाँ पर एक बड़ी सी ये ऐसी एक बाउंड्री वॉल बना देते थे। अब इससे दो चीजें इनकी पूरी हो जाती थी। एक तो ये इनकी प्रभावशाली दीवार के कारण इनकी अपनी समृद्धि दिखाते थे, हम कितने बड़े हैं, हम इतनी बड़ी दीवार बना सकते हैं, और दूसरा ये अपने आप को सेफ गार्ड भी करते थे। इसके अलावा और भी चीजें थी। देखिए, अगर किसी इलाके में हम रहते हैं, जैसे हमारे आपकी एक हाउसिंग सोसाइटी होगी, इस हाउसिंग सोसाइटी में एक गेट होगा, यहाँ पर एक गार्ड तैनात होगा, और यहाँ की पूरी की पानी की व्यवस्था एक जगह हो जाएगी। तो जैसे बड़े बड़े टावर्स हैं, बहुत बड़े बड़े टावर्स हैं, तो इसको संभालना, लोगों को संभालना, लोगों का नियोजन करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी क्षेत्र में जो राजधानी वो बनाते थे, यहाँ पर थोड़ा आसान सरल तरीके से ये यहाँ पर आराम से लोगों को मैनेज कर सकते थे। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये छोटा मोटा काम तो हुआ नहीं होगा सर। इसमें क्या होगा कि व्यापक योजना बनाई गई होगी, बहुत सारे ईंटों की, लाखों ईंट पत्थरों की जरूरत पड़ी होगी, बहुत परिश्रम लोगों ने किया होगा, आदमी औरत संसाधनों की जरूरत पड़ती होगी। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कौशाम्बी का चित्रण है। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास हमें ये ईंट की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसका जो
बनाया गया होगा 2500 साल पहले, ये भी कौशाम्बी का ही चित्रण है। कौशाम्बी। अच्छा, अब होता क्या था, ये लोगों ने ना वो रख ली, सेना रख ली, ये सेना हो गई। ऐसे तमाम तरीके के जो सेना में भर्ती इन्होंने किए, और इनको बाकायदा पेमेंट दिया जाती थी, यानी कि नियमित वेतन, जैसे हमें सैलरी मिलती है ना, उस तरीके से इनका बाकायदा इनको पैसा दिया जाता था, और सिक्कों में दिया जाता था, सिक्कों में। अब आप देखिए, जैसे आपके जो प्रधानमंत्री है, आप सोचते हैं कि भाई विदेश यात्रा करते हैं, या ये कहीं आपके जो नेता हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, काफिलों में चलते हैं, 10-10 गाड़ियां निकलती हैं, तो आप सोचते होंगे यार इनके पास तो बड़ा पैसा है। लेकिन सर, इनके पास कोई पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है, हम लोग ने कर दिया है, हम लोग ने टैक्स दिया है, इस टैक्स से सब कुछ हो रहा है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इस तरीके से टैक्सेशन होता है। तो कोई भी देश के, जो भी देश में लोगों से पैसा लिया जाता है ताकि देश के रोड बनाए जा सके, देश में ट्रेन चलाई जा सके, ये सारी चीजें होती हैं। तो जब उस जमाने में राजा तो कुछ करता नहीं था, या फिर उसकी राजा के जो साथ में लोग थे वो तो कुछ करते नहीं थे, वो क्या करते थे, उनको कहाँ से पैसा मिलेगा? उसके लिए तो अगर जो इतने बड़े किले बनवा रहे हैं, इतनी बड़ी सेना रख रहे हैं, इतनी सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, वो कैसे करेंगे? उसके लिए उनको कर्मचारियों को वेतन भी देना होता है, जैसे हमने कहा कि वो सिक्के देते थे। तो उसके लिए उन्होंने कर वसूलना शुरू कर दिया। कर मतलब होता है कि मान लीजिए आप 10 रुपए कमाते हैं तो सरकार 1 रुपए ले लेगी। जैसे अगर आप 10 लाख से ऊपर कमाते हैं तो सरकार कितना ले लेती है? 30% ले लेती है ना? तो जैसे एग्जाम्पल, अब 10 लाख को छोड़िए, 10 रुपए में 1 रुपए सरकार ले लेती है, या फिर राजा ले लेते थे। तो कैसे कैसे लेते थे? पहला जो था वो लेते थे वो कृषक से, जो भी कृषक या जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो पैदावार करता था, उसका 1/6 भाग, जो भी पैदावार करेगा उसका 1/6 करेंगे, इसको भाग कहा जाता था। ये 1/6 भाग किसके पास चला जाता था? राजा के पास, या राजा के महल में। मतलब सभी के लिए, केवल राजा नहीं, बाकी सब जो भी वहां पर राजा के लिए काम करते थे। इसके अलावा जो कारीगर थे वो क्या करते थे? 30 दिन का अगर मान लीजिए महीना है तो 1 दिन ये राजा के लिए काम करेंगे, चाहे वो बुनकर हो, लोहार हो, सुनार हो, 1 दिन का काम इनको राजा के लिए करना पड़ेगा। जो पशुपालक थे, तो जो पशुपालक है वो दूध पैदा करते थे, या मीट होता था, गोश्त होता था, या फिर पनीर, इस तरीके से चीजें, तो वो भी इनको राजा के पास भेजना पड़ता था। इसके अलावा जो व्यापारी हैं, जो अगर मैं आज की बात करूं तो हमारे पास क्या है? हमारे पास जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी क्या है? यही तो काम करता है कि जो व्यापारी, आप कुछ सामान खरीदने जाएंगे उस पर जीएसटी लग जाएगा, वो कुछ करेंगे उस पर जीएसटी लग जाएगा, तो वो सरकार के पास पैसा चला जाता है। उस जमाने में राजा के पास जाया करता था। जो भी हंटर्स और गैदरर्स थे, आखेटक और संग्राहक, जो भी फॉरेस्ट से चीजें लेके आते थे, जंगल से चीजें लेके आते थे, उसका भी एक हिस्सा इनको कहां देना पड़ता था? राजा को देना पड़ता था। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताता हूं, इस जमाने में जब जो 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 2-2.5 साल का, आप मानिए, यहां पर कृषि में ये 2 बड़े परिवर्तन हुए, अमूलभूत परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन क्या हुए? आप ये देख रहे हैं, ये जो हल है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए हल ऐसा है, ये जो पैना पोर्शन है ना, इसी से मिट्टी ये काटते हैं, इसको कहा जाता है फॉल। क्या कहा जाता है? फॉल। ये जो फॉल है पहले लकड़ी की होती थी, इस जमाने में ये लोहे की बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ? जो हार्ड मिट्टी है इसको भी ये काट के निकल जाती थी, तो बहुत आसान हो गया एक तो ये मिट्टी बनाना, ताकि रोपाई हो सके, और इसके कारण पैदावार ज्यादा हो गई। पहली चीज समझ गया आप। दूसरा कृषि में फायदा ये हुआ कि पहले क्या होता था कि एक बड़ा एरिया होता था, इसमें धान, मतलब जो चावल है वो दाने उसके ऐसे फेंक दिया करते थे, और फिर उसके बाद धान के पौधे उग जाते थे, इसमें बहुत सारे रह जाते थे, बहुत सारे मर जाते थे, तो आधी से ज्यादा फसल बेकार हो जाती थी, मतलब दाने नहीं पनप पाते थे। अब क्या है कि एक इलाके में पहले दाने डाले जाते हैं, फिर इसकी छोटी छोटी पौध होती है, इसको ट्रांसफर किया जाता है बड़े एरिया में। तो इसका मतलब यह है कि जो जो पैदा हो सकती है या जो जो बढ़ सकती है उनको यहां पर लाया गया। इसी को जो कहते हैं धान की पौध तैयार करके रोपण करना। तो इसमें कौन काम करते थे? क्योंकि ये ना बहुत परिश्रम लगता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। दास दासी, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, बेचारे कम्मकार, वो लोग किया करते थे इस काम को। अब मैं आपको 2 जगह ले चलूंगा। एक हो गई आपकी मगध। मगध को ध्यान से देखिएगा, पहले आपको बता दूं, जो मगध है ये बिहार का दक्षिणी इलाका है। यहां पर देखिएगा, ये मगध की बात कर रहा हूं, बड़ी जबरदस्त सेना थी इनके पास। 2 राजधानियां रही इनकी, पहली राजगीर, दूसरी उसके बाद बदल के पाटलिपुत्र, पटना, और पटना आज भी हमारे बिहार की राजधानी है। तो मैं बताऊं, ये जो मगध इलाका है उस जमाने में 200 साल के अंदर
ये मगध इलाका सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन और शक्तिशाली जनपद बन गया था। इसमें फायदे क्या थे? एक तो यहाँ पर नदियां हैं, गंगा नदी है, सोन नदी है। तो ये जो गंगा नदी है, सोन नदी, इसने क्या फायदा किया कि यहाँ के लोग आराम से यातायात कर सकते थे बोट बना के, जल वितरण हो सकता था, पानी की व्यवस्था थी और जमीन उपजाऊ होती थी। तो इसमें ये एक और चीज होगी कि इसके आसपास ना ऐसे जंगल थे, तो जंगल से ये हाथी पकड़ के लाते थे और उनको प्रशिक्षित कर दिया करते थे। इसके अलावा क्योंकि आसपास लकड़ियां मिलती थी, जंगल थे, तो घर के लिए, गाड़ियों के लिए, रथ बनाने के लिए ये लकड़ियां इनको ये ले आते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो इलाका है ना, यहाँ पर बहुत सारे ओर्स हैं, खदाने हैं, तो यहाँ पर लौह अयस्क मिलता था। लौह अयस्क मतलब लोहा, लोहा मतलब औजार, औजार मतलब हथियार, तो इनके पास हथियार थे। तो मैं दो लोगों का नाम लूंगा इस मगध में जो रहे, बिंबिसार, अजातशत्रु। अजातशत्रु वहां बोला जाता है, हम इसको अजातशत्रु बोलेंगे। ध्यान रहेगा, दो चीज दिमाग में बिठा लीजिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, कुछ भी करने के लिए तैयार थे ये। इसके बाद एक और शासक हुए, महापद्मनंद। महापद्मनंद तो बिहार में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहले राजगीर, इसको हम राजगृह पहले कहा करते थे, राजगीर, आधुनिक जो राजगीर है, ये पहले इनकी राजधानी थी। उसके बाद ये पाटलिपुत्र हो गई, जो आज की पटना है, यहाँ पर पटना हो गई। तो 2300 साल की एक घटना बताता हूं आपको पहले की। हुआ ये कि मैसिडोनिया के राजा सिकंदर ये विश्व विजय करना चाहते थे, पूरे विश्व में ये सब पूरे विश्व को जीतना चाहते थे। हुआ ये कि ये आगे पहुंचे, इन्होंने कहा चलो ऐसा है, मगध पे आक्रमण किया जाए। इनके साथ जो सेना वाले लोग थे, उन्होंने कहा सर ऐसा है कि इनके पास ना बहुत लोहे वाली सेना है, लोहा इनके पास औजार है, बड़े बड़े हाथी है, पैदल इतने सारे लोग हैं, रथ है इनके पास, हाथी है, हम नहीं जा पाएंगे। सिपाहियों ने इनकार कर दिया। तो ऐसा भी हुआ था, इतने पावरफुल थे हम लोग। अब मैं आपको ले चलता हूं वज्जी। वज्जी इसलिए क्योंकि जो बुद्ध हैं और जो महावीर हैं, ये वहां से आए हैं, वहां से इनके रूट्स हैं। तो ये एक बकायदा धर्म है, बौद्ध धर्म। और महावीर तो खैर आप जानते ही हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वज्जी राज्य कहाँ है, लोकेशन बता देता हूं। ये इसका पड़ोसी था मगध का। मगध आप देख रहे हैं यहां पर है, ये वज्जी है, मगध वज्जी। तो यहां पर वो ऐसा हुआ कि, अच्छा इसकी राजधानी भी दिखा देता हूं, ये इसकी वैशाली राजधानी है। तो इसकी राजधानी वैशाली, यहां पर थोड़ी अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जो मगध में नहीं थी। कैसा? यहां पर दो शब्द थे, एक गण और एक संघ। गण संघ, गण अलग, संघ अलग। गण का मतलब होता है यहां पर कई सदस्यों वाला समूह, मतलब ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर समूह के साथ रहते हैं। संघ मतलब होता है संगठन या सभा, कमिटीज, जैसे आजकल कमिटीज बनती है ना, वैसा संघ। तो गण और संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी ये एक साथ शासन करते थे और हर एक आदमी इसमें राजा कहलाता था। कभी कभी ये एक साथ अलग अलग अनुष्ठानों, या जैसे मैंने आपको यज्ञ वगैरह बताया था, वो किया करते थे। सभाओं में बैठते थे, वाद विवाद करते थे, डिस्कशन करते थे, और शत्रु अगर आक्रमण कर रहा है उससे किस तरीके से निपटा जाए, कैसे इसको रोका जाए, उसके लिए चर्चाएं करते थे। हाँ, जो औरतें थी, दास थे, और जो कम्मकार जिसे कहते हैं, वो लोग इसके हिस्सा नहीं थे। अब बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। यहां पर देख लीजिए, बुद्ध और महावीर किसके संबंधित थे? गण से या संघ से। ध्यान रहेगा, हमको जो बौद्ध साहित्य है ना, जो भी बौद्ध साहित्य जो लिखित हमें वस्तु मिली है, उसमें ये गण और संघ का बहुत सजीव चित्रण मिलता है। अब इस जमाने में एक और चीज बता देता हूं आपको कि 1500 साल तक ये जो मैंने इलाके बताए, वज्जी और मगध, बड़ा जबरदस्त इन्होंने शासन किया। लेकिन उसके बाद 1500 साल, बहुत बहुत जमाना होता है ये, और 1500 साल, आज से 1500 साल पहले तक इनका राज चला। ठीक है, तो 1500 साल नहीं किया इन्होंने, 1500 साल आज से पहले जाए तब तक राज किया। लेकिन उसके बाद गुप्ता वंश आ गया, और गुप्त शासकों ने फिर आगे जो भी किया वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, अभी इसको कंफ्यूजन नहीं करते हैं। तो अभी आप मान के चलिए कि भाई वज्जी, मगध में आपको बिंबिसार, अजातशत्रु याद रखना है, और जो मैंने परमानंद का नाम लिया वो आपको याद रखना है। अब आइए आप अन्यत्र पे जाते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रीस, इसको यूनान कहते हैं, यहाँ पर एथेंस है। हुआ ये कि यहाँ पर 200-250 साल पहले, और ये चला 200 साल तक, 250 साल पहले यहाँ गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। जो हम डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की बात करते हैं, जो आज हमारे देश में हम जिसके बारे में कई डिस्कशन करते हैं, वो इस जमाने में थे। यहाँ पर हर 30 साल से ऊपर का आदमी यहाँ पर आके, मतलब उसको पूर्ण नागरिकता थी। मतलब 40 बार पूरे लोगों को जो 30 साल से ऊपर, उनको बुलाया जाता था, सारे डिस्कशन होते थे। और जो नियुक्तियां होती थी, अपॉइंटमेंट होता था, वो लॉटरियों से होती थी। नागरिकों को सेना और नौसेना, जैसे इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पर आपको काम, मतलब
जो आर्मी है उसमें अपने आप को 1-2 साल देने ही पड़ते हैं, चाहे कुछ हो जाए। जैसे हमारे देश में नहीं है ना, मैंडेटरी, वहां है। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं था। इसके अलावा कोई बाहर का विदेशी था उसको भी नहीं था, और जो छोटे मोटे काम करते थे उनको भी नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रजातंत्र था। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, 2500 साल पहले, सोचिए आप। चलिए जी, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।